हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यहां पे याद दिला दूं कि यार हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर की शुरुआत की थी और हमने देखा था कि प्रीएम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बहुत सारे चीजें हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कि हमारा संविधान क्या बोलता है, उसका प्रीएम्बल क्या बोलता है, दैट इज वी द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाके चेक कर लो और प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे हर स्टैंडर्ड के हिसाब से बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके लेक्चर वीडियोस पूरा सिलेबस के अवेलेबल है। तो प्लीज जाके चेक कर लेना। और साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, उसको भी चेक कर लेना और चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजों की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार हमारा जो इंडिया है वो एक सोवरेन स्टेट है। ये हमने बताया था किस प्रकार जो हमारा इंडिया एक सोशल स्टेट है और किस प्रकार हमारा इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। ये हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को और हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट भी है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक स्टेट की अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है यार। डेमोक्रेसी आपको मतलब पता है, दैट इज एक तरीके से लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि यानी कि जितने भी लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि कोई भी बड़े बड़े मेंबर्स हो गए, नेता हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये सभी को जो चूज करने का जो अधिकार होता है वो एक आम जनता के पास होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब चीज आ जाता है किसके अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर आता है। और गवर्नमेंट के पास एक अधिकार होता है कि वो जो है वो डिसीजन ले सकता है। अब क्योंकि आपने गवर्नमेंट को बनाया है, क्योंकि जब नॉर्मल इंसान वोट करता है 18 प्लस होने के बाद हम वोट करते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी जो होती है वो इलेक्शन जीतती है, तो वो पार्टी अपना क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। अब वो गवर्नमेंट बनाएगी तो वो सरकार बन जाएगी, तो वो अपना अलग अलग डिसीजन लेगी। तो वो डिसीजन ले सकती है अलग अलग तरीके से। अब जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है कि देश में क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, यानी 500 और 1000 के नोट जो है बंद कर दिए थे। तो ये क्या हो गया, एक फाइनेंशियल एक्शन हो गया, यानी कि इसको कोई रोक पाया क्या, नहीं रोक पाया। कितने भी बड़े बिजनेसमैन आप होने दो, नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि ये फैसला किसका है, सरकार का फैसला है, गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ा हमारे इंडिया में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है इंडिया में, क्यों, हर कंट्री में यही हाल है, जो भी गवर्नमेंट होती है जिसका वो डिसीजन रहता है वही फाइनल करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लड़ाई करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो वो लड़ाई होके ही रहेगा, चाहे आम इंसान एकदम उसका हालत खराब क्यों ना हो जाए, फिर भी वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट इतने भी ज्यादा ये नहीं है कि आम इंसान के बारे में ना सोचे, वो सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सभी चीजें जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे वो आप एक तरीके से बात कर ले सोशल डिसीजन हो, डिफेंस से रिलेटेड रिलेशन हो तो डिसीजन हो, ये सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है अपना अलग अलग तरीके से जो है वो फैसला सुनाती है, ठीक है। और ये जो भी फैसला होता है इसके पीछे डिस्कशंस भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि कोई भी रूल्स अगर लाने हो, कोई भी एक नया कानून लाना हो, कोई भी एक बिल पास करना हो, तो उसके पीछे भी बहुत बार डिस्कशन किया जाता है। और ये डिस्कशन आप सभी को पता है कहां होता है दोस्तों, पार्लियामेंट में होता है, ठीक है ना। हमारे 2 हाउस है पार्लियामेंट के अंदर, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यार ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर मेरे रातों रात मेरे मन में एक थॉट आ गया, मतलब मैं कोई एक मिनिस्टर हूं, रातों रात मेरे मन में एक थॉट आ गया और मैंने सोचा यार कि चलो यार मैं शुरू कर देता हूं एंड ये डिसीजन में ले लेता हूं, तो यार ये चीज पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे अंदर एक थॉट आया तो मैं उसको पार्लियामेंट में अराइज करूंगा, वो क्वेश्चन को लेके आऊंगा कि हाँ मेरे मन में एक ऐसा थॉट है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम पैनल में डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट में उस चीज का क्वेश्चंस अराइज होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होंगे वो आपको क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके कोई ना कोई एक डिसीजन होगा और फैसला होगा और वो पूरे देश के ऊपर लागू होगा। तो पहले क्या होता है कि डिसीजन बनाया जाता है फिर उसको अनाउंस किया जाता है ऑफिशियली, सो दैट कि पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर, पूरे देश के ऊपर उस चीज को जो है वो लागू किया जाए। क्लियर है। तो ये सभी चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी डिसीजंस होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको पूरा एक गवर्नमेंट का डिसीजन, कोई एक इंसान का डिसीजन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई एक डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि डिमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे हेड पोजीशन में थे, ऐसा नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे कि डिमोनेटाइजेशन किसने कराया, बीजेपी गवर्नमेंट ने कराया, क्योंकि वो पूरी गवर्नमेंट है। हम एक कैंडिडेट को पकड़ के हम बोल नहीं सकते कि उसने किया है, हम पूरी गवर्नमेंट को बोलेंगे, सरकार को बोलते हैं। हम कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम सरकार का नाम लेते हैं, कोई एक
इंसान का नाम नहीं लेते। तो यही सब चीजें जो होती है वो हमारा बताता है किसके बारे में, डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में। क्लियर है? अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। डेमोक्रेटिक स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेमोक्रेटिक स्टेट के अलावा, ठीक है ना, रिपब्लिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपब्लिक स्टेट, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो रिपब्लिक स्टेट की अगर बात करें यार, रिपब्लिक का मतलब भी आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि हमारा उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था 1950 में। 1950 से हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को। आपको पता ही है इसके पीछे का रीजन ये है कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मानते हैं हम लोग, और कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, और उसके हिसाब से जितने भी चीजें हुई है हमारे देश के अंदर, गवर्नमेंट बनी है या फिर जो भी चीजें हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हुए। इसीलिए हम अपने आप को, हम जो पब्लिक होते हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं, एक रिपब्लिक बोलते हैं। क्यों रिपब्लिक बोलते हैं? क्योंकि यार हम एक नॉर्मल पब्लिक है, हम एक नॉर्मल पब्लिक है, और हम जिस रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, आप देखो अभी मीनिंग देखो, ठीक है ना, हम जिस रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या होता है, वही हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, करेक्ट है, मिनिस्टर्स इन द सेंस जो भी गवर्नमेंट की पार्टी होती है, जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उसको कौन चूज करता है, हम नॉर्मल पीपल चूज करते हैं, हम नॉर्मल जो पब्लिक है वो चूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स में से हम जो पब्लिक है वो चूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिपब्लिक, ठीक है। और रिपब्लिक का एक्चुअल मीनिंग होता है गणतंत्र होना, यानी कि हम जो है नॉर्मल इंसान वो किसको, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उसको हम चूज कर करके लेके आते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रिपब्लिक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं होगा कि कोई खुद से बन जाए। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि कोई भी इंसान उठ के बोल दे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है, आपको वो पर्टिकुलर सर्टेन थिंग फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज हो पाएगा, एंड वो आप मिनिस्टर लेवल पे जाओगे। पहले छोटे लेवल से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो जो चीजें है होगी। तो जितने भी पोजिशन होते हैं, अगर हम बात करें कि मिनिस्टर्स के अंदर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर पोजिशंस ऑल्सो, ये तो आपको पता ही होगा। तो जितने भी पोजिशंस होते हैं ना, चाहे वो गांव का एक सरपंच क्यों ना होने दो, ठीक है ना, ये जितने भी पोजीशन होते हैं, ये सब के सब किस वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, दैट इज रिपब्लिक होने के वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द वोटिंग, जो इलेक्शंस होते हैं उसके वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाते हैं। क्लियर है? और ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर था तो उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यहां पे परिवारवाद नहीं होता है, जो पहले के जमाने में होता था कि कोई राजा होता था, एक अकेला राजा होता था, तो उसका जो बेटा होगा वो भी राजा बनेगा। जैसे कि हमने ये चीज देखा हुआ है ऑलरेडी। क्या? जब मुगल्स का राज जब आया था हमारे इंडिया में, जब मुगल्स थे, तो मुगल्स में सबसे पहले बाबर आया था, बाबर का बेटा हुमायूं बना, हुमायूं के बाद कौन था वो, अकबर बना, अकबर के बाद लाइक बहुत सारे हैं, मेरे को तो अभी फ्लो याद नहीं आ रहा है। अकबर के बाद शाहजहां था, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे थे, जहांगीर था, शाहजहां था, फिर औरंगजेब आया। तो यार इतने सारे मुगल्स थे, मेरे को तो अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे फ्लो में। तो अगर मैं बात करूं तो यार कहीं ना कहीं क्या था कि राजा कौन था, मुगल जो थे वो क्या थे, मतलब दिल्ली के गद्दी पे विराजमान थे, यानी कि मुगल एम्परर कौन था, बाबर था, फिर उसका बेटा आया, हुमायूं बन गया, फिर धीरे धीरे करके यानी कि उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा करते करते ये परिवारवाद चला रहे थे, यानी कि एक ही फैमिली के जो थे वही बार बार कंटिन्यूअसली बन रहे थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा होता है क्या कि समझ लो बाई चांस कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर का जब ये खत्म हो गया, डेट खत्म हो गया, तो उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर वो खत्म हो गया तो उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे देश में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हर 5 ईयर्स में क्या होगा, जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वोटिंग करवाए जाएंगे, और हर 5 साल के बाद सरकार चेंज भी हो सकती है। और अगर आपको काम उनका पसंद आ रहा है तो 5 साल के बाद आप उनको ही वोट देके उनको ही वापस से दोबारा पार्टी में ला सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो किसके अंडर आ जाता है, दैट इज द रिपब्लिक स्टेट के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बाकी कंट्रीज से काफी अलग है, क्योंकि यार हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हमारा जो प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा ये 3 चीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है। 3 चीज क्या है? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखो यहां पे ध्यान से, जस्टिस, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये 3 चीज के ऊपर हमारा प्रियम्बल जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा फोकस रहता है। और ये 3 चीज होना ही चाहिए। जैसे कि जस्टिस का मतलब आपको पता है न्याय मिलना, कुछ भी चीज हो रहा है तो उसके पीछे न्याय मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम है, जज लोग हैं, लॉयर्स है, तो ये जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लिबर्टी, यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंस, एक तरीके से बोल सकते हो आजादी मिलना,
कि मैं जो काम करना चाहता हूं मैं खुलेआम कर सकता हूं। खुलेआम इन द सेंस बिना कोई रोक टोक के कर सकता हूं, मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू मैं वो करूंगा, मुझे क्या बोलना है मैं वो कर सकता हूं। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है, लिबर्टी के अंदर आता है। और तीसरा चीज है इक्वालिटी, यानी बिना किसी जात पात, धर्म हो गया, कलर हो गया, जेंडर हो गया, इसके भेदभाव के बिना अगर कोई भी चीज होती है दैट इज इक्वालिटी। यानी ये तीनों चीजों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल अनुसार ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है जस्टिस। ठीक है, अब जस्टिस जो होता है आप सभी जानते हैं इसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग क्या होता है कि न्याय मिलना। कोई भी चीज काम हो तो इसमें जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और लोगों का एक भरोसा भी हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है उसको अगर पुलिस पकड़ रही है, जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से जो हमारे कोर्ट्स होते हैं जज के हिसाब से उनको एक फैसला अगर सुनाया जाता है, उसको सुनवाई होती है, तो ये सभी चीज क्या होता है, पब्लिक को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि यस यहाँ पे कंट्री में एक अच्छी चीज है कि अगर आप कोई गलत काम करते हो तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस है, तो लोग थोड़ी डरते भी हैं। तो जस्टिस इस वजह से पॉसिबल हो पाता है। लेकिन ये जस्टिस भी होती है वो 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। अगर सबसे पहला टाइप में बात करूं जस्टिस का, जो कि होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय मिलना। ठीक है, सोशल जस्टिस का मीनिंग हो गया सामाजिक न्याय मिलना। अब जैसे कि आपको पता है कि यार सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। अगर हम बात करें कि लोग जो है अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज भेदभाव करते हैं, यार तेरे को हिंदी बोलने नहीं आता है, तेरे को तेलुगु बोलने नहीं आता है, तेरे को मराठी बोलने नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लैंग्वेज के आधार पे भेदभाव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कास्ट के हिसाब से भेदभाव करते हैं कि ये मेरे कास्ट का नहीं है, मैं इससे बात नहीं कर सकता, ये नीचे जात का है, ये इसके साथ में पानी तक नहीं पी सकता, इसके साथ में बैठ भी नहीं सकता। ठीक है ना, ये इसका कलर काला है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऊंचे जात का हूं, मैं नीचे जात का हूं। तो ये जो चीजें हैं भेदभाव, इसको हम लोग सोशल जस्टिस में लेते हैं। तो यार ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लागू की गई है कि ऑल द थिंग्स आर इक्वल, ऑल द थिंग्स आर, ऑल द कास्ट आर इक्वल, ऐसा माना गया है। और उसी के लिए ये भेदभाव ना हो, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, बहुत दबाव डालते थे, इसीलिए ये चीज ना हो, इसीलिए रिजर्वेशन लाया गया। जो नीचे जाति के लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ये सब चीज को एक रिजर्वेशन दी गई ताकि ये भेदभाव ना हो। तो ये सभी चीज कवर हो जाता है, किसके अंदर आ जाता है, सोशल जस्टिस के अंदर। और एज ए ह्यूमन बींग हमें ये सब चीज नहीं फोकस करना चाहिए, हम इंसान हैं वही काफी है हमारे लिए। ये सोशल जस्टिस में जो जाति धर्म और बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं जस्टिस के अंदर, जो कि आ जाता है दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं, हर लोग के पास एक जैसा पैसा नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है जिनको एक वक्त का खाना खाने भी नहीं मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कप चाय, या फिर हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करें, एक वड़ा पाव खा के पूरे दिन निकाल लेते हैं वो लोग। आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है यार, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकालते हैं। 10 रुपए का एक वड़ा पाव खा लेते हैं और पूरा दिन वो काम करते हैं ताकि अपने परिवार के लिए वो पैसे कमा सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है दोस्तों। तो यार ये इकोनॉमिक जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपने लिए कमा सके, अपने फैमिली के लिए कमा सके और उसका वेलफेयर कर सके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए अलग से एक जगह दी हुई है। ठीक है, और तीसरा जो जस्टिस है हमारा, अगर हम उसकी बात करें यहां पे, जो कि है पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यार पहले के जमाने में बोलते एक डायलॉग था, सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा एक मैंने बताया ना अभी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये पहले के जमाने में होता था, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, भले आप एक छोटे कास्ट के हो, चाहे आप एक विमेन हो, आप महिला हो, या फिर आप कोई आपका कलर अच्छा नहीं है, या फिर जो कोई भी कास्ट के हो, तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि वहां पे भी आपके संविधान के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल है कि वो हर एक लोग को अनुमति देता है और एक परमिशन देता है कि यस, अगर आपके अंदर वो क्राइटेरिया है, आप एज क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है उसको सेटिस्फाई करते हो, जो भी एजुकेशन क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करते हो, तो डेफिनेटली आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो और उस पोजीशन में भी पहुंच सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये तीनों टाइप के जस्टिस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो बस आज का लेक्चर इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा और आने वाले लेक्चर्स में एक और लेक्चर लूंगा, लेक्चर नंबर 3, जल्द से जल्द लेने की कोशिश करूंगा। लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग जो बचे हुए टॉपिक है, जैसे मैंने आज जस्टिस को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लिबर्टी बचा हुआ है और इक्वालिटी बचा हुआ है, तो ये दोनों टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगले लेक्चर में और पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।